हेलो बच्चों। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर यूनिट 3 है बच्चों, जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये कंप्लीट यूनिट है, जिसे कीन्स थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके अंदर ही एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट ये एक चैप्टर है बच्चों। एग्ज़ाम में जो कंप्लीट चैप्टर है, जो कीन्स थ्योरी है, वो 12 मार्क्स की वेटेज देता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो इसको आइए ध्यान से समझते हैं कि एग्रीगेट डिमांड है क्या बच्चों। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं बच्चों कि एग्रीगेट डिमांड को समझने से पहले इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बारे में क्लियर करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है कि एक क्वांटिटी है जिसकी हमें डिमांड करनी है। इंडिविजुअल एक सिंगल कंज्यूमर होगा बच्चों, और एक ही कमोडिटी होगी, उसकी डिमांड करी जाएगी कंज्यूमर के द्वारा। तो उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। अगर विलिंग और एबल टू बाई उसकी खरीदने के लिए तैयार है, उसके अंदर एबल भी है खरीदने के लिए, और ईच पॉसिबल प्राइस पर ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। ईच पॉसिबल प्राइस के अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर एक कमोडिटी को वो बाई करना चाहता है, उसके अंदर उसकी फीलिंग है और एबल भी है, उसकी इच्छा, वो तैयार है खरीदने के लिए, और उसके अंदर उसकी एबिलिटी भी है, योग्यता उसकी कि वो उसके लिए योग्य है, खरीद सकता है, और कोई भी उसका प्राइस है, उसे कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड में एक कमोडिटी होगी बच्चों, और इसमें एक कंज्यूमर है, इसमें टोटल कंज्यूमर होंगे जो मार्केट में हैं। वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं। सपोज एक बिस्किट का पैकेट है, उसकी डिमांड करते हैं सारे कंज्यूमर्स, और ईच पॉसिबल प्राइस पर ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। उसके अंदर उसकी इच्छा भी है, एबल भी है उसको खरीदने की। तो सारे कंज्यूमर्स जब एक कमोडिटी की डिमांड करते हैं डिफरेंट प्राइसेस पर, ईच पॉसिबल प्राइस, तो वो आपकी मार्केट डिमांड होगी। अगर उनकी सभी जो कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड को ऐड कर दिया जाए तो मार्केट डिमांड बन जाती है। तो केवल ध्यान देने वाली बात है बच्चों इसमें, इंडिविजुअल डिमांड में एक कमोडिटी एक कंज्यूमर होगा, और मार्केट डिमांड में कमोडिटी एक ही होगी और कंज्यूमर्स उसमें ज़्यादा होंगे मार्केट में। इसका विशेष ध्यान रखें। एग्रीगेट डिमांड ये वो डिमांड है बच्चों जो अकाउंटिंग ईयर्स होती है उसकी बात की जाती है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये प्लान्ड है। यहाँ पर डिमांड एक्चुअल नहीं है, या डिमांड जो है आपकी प्लान है कि हम आने वाली साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड, टोटल डिमांड जो है वो आपकी कही जाएगी एग्रीगेट डिमांड। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जितने भी सेक्टर हैं इकोनॉमी में, वो क्या करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं बच्चों फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं। सेक्टर्स का मतलब है प्राइमरी सेक्टर हो सकता है, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर।
तो जो तीनों सेक्टर्स हैं इकनॉमी में, वो जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग वो जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको वो बाई करना चाहते हैं आने वाली साल में, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अर्थात ये प्लान्ड इकनॉमी है, या इसको XNT भी कहा जाता है। तो इसे बोला जाता है बच्चों एग्रीगेट डिमांड, कि जितने भी सेक्टर हैं इकनॉमी में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको वो खरीदना चाहते हैं, अर्थात उनकी डिमांड करना चाहते हैं गिवन लेवल ऑफ इनकम पर आने वाली साल में, अर्थात 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, एन अकाउंटिंग ईयर, उसे बोला जाता है बच्चों एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है जब आप डिमांड करेगा कि इकनॉमी में जितने भी पीपल हैं, 140 करोड़ हैं या 100 इसके नज़दीक हैं, जो भी, वो सभी डिमांड कर रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। जितने भी इकनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी डिमांड कर रहे हैं बच्चों, आने वाली साल के लिए प्लानिंग चल रही है। एक तरह से जब वो डिमांड कर रहे हैं तो एक तरह से क्या है, उसके लिए वो खर्चा करते हैं, इसलिए उसे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। ओके, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। तो क्लियर है बच्चों, इंडिविजुअल डिमांड में 1 कमोडिटी 1 कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, उसके अंदर विलिंग और एबल है टू बाई करने के लिए ईच पॉसिबल प्राइस पर। मार्केट डिमांड में सिंगल ही कमोडिटी है, यहाँ पर सारे कंज्यूमर्स आ जाते हैं। जो कंज्यूमर्स हैं जो डिमांड करते हैं, अगर उनकी डिमांड को ऐड कर दिया जाए ईच पॉसिबल प्राइस पर, तो वो बन जाती है बच्चों मार्केट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर, आने वाली साल के लिए जितने भी सेक्टर्स हैं वो सेक्टर्स जो हैं एक तरह से उनको खरीदना चाहते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को आने वाली साल में, उसको खरीदना चाहते हैं, अर्थात उसकी प्लानिंग चल रही है, अर्थात उसकी डिमांड की बात की जा रही है, तो उसे बोला जाता है बच्चों एग्रीगेट डिमांड। तो कैसी है बच्चों, ये प्लान्ड है। कैसी है? प्लान, अर्थात प्लानिंग चल रही है कि आने वाली साल में इतने की डिमांड हम करेंगे, अर्थात इतने वैल्यू की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हम बाई करेंगे। ओके, जितने भी सेक्टर्स हैं। तो डेफिनेशन क्या है बच्चों, जो एग्जामिनेशन में आपने लिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट डिमांड, इसका दूसरा नाम है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। समग्र मांग, समग्र व्यय, खर्चा, एक्सपेंडिचर। शॉर्ट में इसको एग्रीगेट डिमांड को एडी कहा जाता है और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को ए। बात एक ही है, क्योंकि जब किसी कमोडिटी के लिए आप डिमांड करेंगे, अल्टीमेटली आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, खर्चा करते हैं। तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों सेम है। क्या डेफिनेशन है, देखिए, इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the sector of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of 1 accounting year. एग्रीगेट डिमांड का मतलब यही है बच्चों कि टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, कि जो तीनों सेक्टर्स हैं, जो सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी में, वो प्लानिंग कर रहे हैं खरीदने के लिए, किसको, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट गिवन लेवल ऑफ इनकम, जो इनकम दी है उसके आधार पे उनको वो क्या करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं। अगर उनका टोटल कर दिया जाए, टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को टोटल कर दें, तो वो बन जाती है एग्रीगेट डिमांड। कब? ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर, आने वाली साल में उसकी क्या करना चाहते हैं बच्चों, ये
प्लानिंग चल रही है कि भाई हम आने वाले साल में इतनी वैल्यू के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है हम उसको क्या करेंगे, बाई करेंगे। अर्थात अल्टीमेटली क्या है, उसकी डिमांड करने वाले हैं उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, एन अकाउंटिंग ईयर। अर्थात आने वाले साल में, अर्थात क्या चल रही है बच्चों, प्लानिंग चल रही है, प्लांट कि जब पता चल जाएगा कि इतने की डिमांड कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से फिर प्रोडक्शन किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग ही गुड्स एंड सर्विस का क्या होगा बच्चों, प्रोडक्शन होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं दूसरा, इट इज़ द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विस की टोटल डिमांड कितनी है इन द इकोनॉमी में ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग ए पीरियड of 1 अकाउंटिंग ईयर। आने वाले साल में कि टोटल डिमांड कितनी है गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी में आने वाले साल के लिए बोल रहे हैं एन अकाउंटिंग ईयर। तो वो जो टोटल डिमांड हुई उसे कहते हैं बच्चों हम एग्रीगेट डिमांड। बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। एक तरह से क्या है ये बच्चों, रिप्रेजेंट करता है टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि जब आप डिमांड करते हैं तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं, अर्थात खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर। तो इसलिए हम इसको कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो एग्रीगेट डिमांड बच्चों क्लियर हो गया है। अब ये जो डिमांड चल रही है बच्चों इकोनॉमी में, जितने भी पीपल हैं वो सब डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड सभी लगे हुए हैं, तो कौन कौन डिमांड करते हैं, तो वो क्या है बच्चों, उसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे एग्रीगेट डिमांड के। तो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एडी कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड को। तो कौन कौन डिमांड करते हैं बच्चों, और ये जो डिमांड है बच्चों ये प्लान्ड होगी। प्लांट का मतलब है कि प्लानिंग चल रही है आने वाली साल के लिए, एन अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो पहला जो इसमें कंपोनेंट्स है एग्रीगेट डिमांड का वो है, कौन डिमांड करता है, हाउस होल्ड। प्राइवेट का मतलब हाउस होल्ड है बच्चों, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि वो क्या कर रहे हैं बच्चों, डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की कंजप्शन के लिए, अर्थात उन पर वो खर्च करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ ए टोटल एक्सपेंडिचर। क्या है बच्चों, ये टोटल एक्सपेंडिचर incurred by households on purchase of goods and services during an accounting year। आने वाली साल में बच्चों कितना खर्चा करेंगे हाउस होल्ड के द्वारा, किस पर, कि गुड्स एंड सर्विसेज को परचेजिंग करने पर, खरीदेंगे। तो ये क्या है, उस पर खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब वो कंजप्शन पर खर्च कर रहे हैं। क्या करेंगे बच्चों, कंजप्शन पर करेंगे खर्च, अतः कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखें बच्चों कि ये जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है इसको हम प्लांट कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। कैसा है बच्चों, प्लांट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कौन सा है, प्लांट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो कौन डिमांड करते हैं पहले कंजप्शन करने के लिए, हाउस होल्ड। तो पहला इसका कंपोनेंट्स हो गया प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसे हम डिफाइन करते हैं सी से। सी, इससे हम इसको एक सिंबल है उसका सी, कंजप्शन। तो ये कंजप्शन करने के लिए एक्सपेंडिचर किया उन्होंने, खर्चा किया। क्या
खर्चा जो है कंजप्शन के लिए किया जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी करते हैं। जितनी भी प्राइवेट फर्म्स हैं, पब्लिक है, वो क्या करती है? इन्वेस्टमेंट भी करती है। तो दूसरा है बच्चों, जो खर्च किया जाता है वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अर्थात इन्वेस्टमेंट भी करते हैं बच्चों। इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर है ये क्या है बच्चों कि ये जितनी भी प्राइवेट फर्म्स हैं जो ये खर्चा कर रही हैं, ये कैपिटल गुड्स पर करती हैं। किस पर करती हैं? कैपिटल गुड्स, जैसे मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया। तो ये क्या है बच्चों? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। क्या है बच्चों? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और हमेशा ध्यान रखें इसमें कि जो हम इसमें एज्यूम करके चलते हैं, जो हम स्टडी कर रहे हैं, वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। कैसा है वो? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्ट का मतलब है कि ये बहुत ही ज़रूरी है। किसके लिए? कि अगर आपने जो आपका इन्वेस्टमेंट में, तो ये इन्वेस्टमेंट बच्चों ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि ये जो आप इसमें खर्चा कर रहे हैं, तो बच्चों ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, अर्थात इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऑटोनोमस इन्वेस्ट का मतलब है कि ये देखिए ध्यान से कि इनकम और इन्वेस्टमेंट, कि इनकम के इंक्रीज होने से 0, 100, 200 इनकम बढ़ी, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका कैसा रहता है? कोई चेंज नहीं होता उसमें। अगर 40 है तो 40 है बच्चों, 100 इनकम है तो भी 40, 200 है तो भी 40। तो ये है बच्चों ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये बहुत ज़रूरी है। और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में भी क्या होता है बच्चों? चेंज होता है, इंक्रीज, बढ़ता है। इनकम बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज। इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखें कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तीसरा, और कौन खर्चा करता है बच्चों? एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में जी। तो गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, खर्चा करती है बच्चों, ये कंजप्शन पर भी करती है और इन्वेस्टमेंट पर भी करती है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब है कि गवर्नमेंट जो सरकार है वो एजुकेशन पर खर्च करती है, हेल्थ पर खर्च करती है बच्चों, ट्रांसपोर्ट पर खर्च करती है, डिफेंस, लॉ ऑफ ऑर्डर। तो ये क्या है बच्चों? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं, अर्थात कंजप्शन एक्सपेंडिचर हैं। एजुकेशन पर खर्च हुआ, हेल्थ पर हुआ, कंजप्शन एक्सपेंडिचर दोनों है इसके अंदर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में एजुकेशन पर भी है, हेल्थ पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में स्कूल, रोड्स, इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, सरकार बनवा रही है, उस पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स, रोड्स बनवा रही है बच्चों, पावर प्लांट्स हो सकते हैं, हाईवे हो सकती हैं। तो यह इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट कंजप्शन पर भी खर्च करती है और इन्वेस्टमेंट पर। तो तीसरा हो गया बच्चों जो कंपोनेंट्स है एग्रीगेट डिमांड का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी। एक होता है बच्चों नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यहाँ पर भी गवर्नमेंट खर्च करती है। खर्च कैसे होता है बच्चों? एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटा दें। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो डिमांड है गुड्स की, कहाँ पर जो गुड्स हैं वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री में
प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका उत्पादन हो रहा है, लेकिन डिमांड कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो क्या कर रहे हैं? डिमांड किसकी? गुड्स की। इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, डिमांड कर रहे हैं फॉरेनर्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब यहाँ से क्या होगा बच्चों? गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट किए जाएंगे। एक्सपोर्ट माइनस, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले क्या होगा? उनका पेमेंट किया जाएगा। एक्सपोर्ट हो गया। इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब कि डिमांड हमारी इंडिया कर रही है, लेकिन जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का वो अब कहाँ हो रहा है बच्चों? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डिमांड हम कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है कहाँ पर? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो वहाँ से जब गुड्स आएंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे? पेमेंट। तो वो क्या है बच्चों? इंपोर्ट हुआ वहाँ से। हमने एक्सपोर्ट करे गुड्स और उन्होंने क्या किए? इंपोर्ट कर दिए, जो कि प्रोडक्शन वहाँ हो रहा है। यहाँ प्रोडक्शन हुआ तो यहाँ से कहाँ गए? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब क्या हमने क्या किए? इंपोर्ट। उन दोनों का डिफरेंस क्या कहा जाता है? नेट एक्सपोर्ट। तो 4 कंपोनेंट्स हो गए बच्चों एग्रीगेट डिमांड के: कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। तो AD इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। लेकिन 2 सेक्टर इकोनॉमी है तो यहाँ पर गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट कैंसिल, तो क्या बचा? C प्लस I, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो AD इक्वल टू का फार्मूला हो गया C प्लस I। तो हमेशा ध्यान रखें इस फार्मूला कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्लियर? अब इसका शेड्यूल समझते हैं बच्चों। AD, C और I कैसे हम शेड्यूल बनाएंगे उसको समझेंगे, और उसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लें ध्यान से इसको। कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, तो सबसे पहले हमने लिखा इनकम, उसके बाद कंजप्शन, फिर इन्वेस्टमेंट और फिर AD इक्वल टू C प्लस I। इनकम जब 0 है, कंजप्शन 40, इन्वेस्टमेंट 40 और AD इक्वल टू दोनों को ऐड करके आया। तो पहले इनकम लिखते हैं बच्चों। 0, 100, 200, 300, 400, 500। इनकम इंक्रीज हो रही है। जब इनकम 0 है तो कंजप्शन हमने एज्यूम कर लिया सपोज 40 है। चूंकि इनकम 0 है तब भी हम क्या कर रहे हैं बच्चों? कुछ ना कुछ कंजप्शन करते हैं। आप बच्चे स्टडी कर रहे हैं, कोई इनकम नहीं है, जब भी कुछ ना कुछ तो जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए आपको कंजप्शन करना होगा। तो वो सपोज है 40 और इसका नाम होता है बच्चों C बार। इसको डिनोट करते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। जब इनकम 0 हो तब भी हम कंजप्शन करते हैं कुछ ना कुछ, उसे बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। अर्थात एक तरह से क्या है? मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन है। ओके? जैसी मेरी इनकम बढ़ी, मेरा कंजप्शन भी क्या हो गया बच्चों? इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया। इनकम के बढ़ने से कंजप्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज। आपकी इनकम 100 है लेकिन कंजप्शन आपने कर दिया 120 का। इसका मतलब है 100 से ज़्यादा कर दिया। 20 रुपीज़ आपने क्या किया है? जो आपके पास सेविंग वगैरह होंगी, पास सेविंग है या और आपने कुछ ऐसा गुल्लक वगैरह हो सकती है, वहाँ से आपने उसको लिया है। 200 हुई इनकम, कंजप्शन 200 हो गया। तो आप देखें ध्यान से, 40 है तो कितना हुआ? 80। 120 से 200, 80। मैंने 80 प्लस किया है। दिस वन कांस्टेंट। कीन्स ने कहा है कि आप कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करें।
किसके द्वारा? तो 120, 200, 280, 360, तो ये हुआ कंजप्शन। इनकम के इंक्रीज होने से कंजप्शन भी क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज। लेकिन जीरो इनकम पर जो कंजप्शन हुआ उसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। इन्वेस्टमेंट, चूंकि इन्वेस्टमेंट क्या है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। कैसा है? ऑटोनॉमस। इनकम का कोई इफेक्ट नहीं होगा इन्वेस्टमेंट में, जो कि फिक्स है। अगर इनकम जीरो है तो भी इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 40। यहाँ 40 ले रखा है, 40 ले लिया हमने। अब यहाँ पर 20 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं यहाँ पर आप। ओके, तो मैंने 40 मान लिया, इसमें 40 है तो सब जगह क्या है? 40, चूंकि ये कैसा है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो इनकम के इंक्रीज होने पर इन्वेस्टमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसिटी है, इसकी ज़रूर आवश्यकता है। जैसे कि आपका घर, भाई आपने किसी प्रॉफिट के उद्देश्य से तो नहीं लिया उसको, तो वो कैसा है? इन्वेस्टमेंट है आपका, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो हमने क्या एज्यूम किया है? 40, सब जगह कांस्टेंट रखा। एडी कैसे निकालते हैं? सी प्लस आई। तो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, 40 प्लस 40 80, 120 प्लस 40 160, 200 प्लस 40 240, 280 प्लस 40 320, 360 प्लस 40 400, 440 प्लस 40 480। और जो सी बार है आपका, ये क्या है? ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो एडी क्लियर हो गया। तो इसका मतलब इनकम के इंक्रीज होने से जो एडी है वो भी क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज, बढ़ रहा है। और कंजप्शन भी इंक्रीज होता है। अगर इसके शेडो डायग्राम की बात करें तो ये एक्स एक्सिस पर हमने लिया है बच्चों, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, इस पर लिया हमने इनकम, ये ओरिजिन, और वाई एक्सिस पर हमने लिया है कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और एडी। तीनों को इसमें हम ड्रॉ करेंगे। ये ओरिजिन है बच्चों, ये इनकम है 0, 100, 200, 300, 400, 500। ओके, इनकम 0, कंजप्शन है 40, तो 40 वाई एक्सिस पर, 80, 100, इस तरह से हमने इसको बनाया है। तो जब 40 है आपका तो इन्वेस्टमेंट का डायग्राम, इनकम 0, तो इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट 40, इनकम 0 पर 40 इन्वेस्टमेंट, 100 है तो 40, 200 तो 40, और ये क्या बन गई? पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन गया। एक्स अक्ष के समानांतर जो इन्वेस्टमेंट का डायग्राम है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, चूंकि इन्वेस्टमेंट कैसा है? कांस्टेंट है। ओके, ये 40 है इसकी। तो 0 से 40 तक को, ये जो पहला आपको देख रहे हैं, इस वाले जो जिसका नाम है ओपी, इसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। ओके, अब कंजप्शन का डायग्राम, 0 है इनकम तो 40, 100 है तो 120, 200 है तो 200। तो एक डायग्राम क्या है, चूंकि इनकम के बढ़ने से कंजप्शन बढ़ रहा है तो ऊपर की ओर जाएगा ये देखिए 40 से स्टार्ट है और ऊपर चला गया कंजप्शन का डायग्राम। एडी का डायग्राम 80 से शुरू है तो हमने इसको एडी माना है, यहाँ पर 40 से ऊपर 80 है तो 80 से भी क्या है? वो भी इंक्रीज हो रही है, तो ये भी क्या गया? इंक्रीज। तो एडी का डायग्राम भी बन गया आपका और कंजप्शन का बन गया। जो इनके बीच का जो डिफरेंस आप ये देख रहे हैं बिल्कुल पैरेलल हैं दोनों, तो केवल किसका डिफरेंस है इसमें? इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है। क्या है बच्चों? इन्वेस्टमेंट। एडी इक्वल टू सी प्लस आई, सी आई और एडी, कंजप्शन तो वो जो सेम है, ये रहा देखिए, केवल 40 को एक्स्ट्रा हो रहा है इसमें, तो इसलिए ये इसके अंदर जो गैप है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट।
तो इन्वेस्टमेंट का डायग्राम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कंजप्शन और एडी के डायग्राम दोनों कैसे होते हैं, पैरेलल, और उनके बीच में जो है जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है बच्चों, इन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ये टॉपिक एग्रीगेट डिमांड, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, इसको ध्यान से आपने करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा अपना ध्यान रखें। ओके बच्चों, टेक केयर।